हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था केमिस्ट्री का, जिसका नाम था एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसकी हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है पढ़ी थी। ठीक है, याद है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, नहीं देखिए, अगर वीडियो नहीं कुछ याद आ रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का लिंक प्रेजेंट है, लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए। 2 वीडियोस आ चुकी हैं इस चैप्टर की। पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, और दूसरी वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। तो आज क्या कर रहे हैं, आज हम अपनी वीडियो को, अपने चैप्टर को जो है आगे लेकर चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को जो है एंड तक देखना है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे आप जो अभी आपने पहले नहीं पढ़ी हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। ज़रूरी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की मिलती रहे। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नोटबुक पेन उठा लीजिए एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बोलूँगी उसे नोट भी करना। हाँ जी बच्चों, जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एसिड एंड बेसिस की पढ़ ली हैं, और आज हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, केमिकली कैसे जो है एसिड बेसिस किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। वो केमिकल जब वर्ड यूज़ होता है तो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, कि जब एसिड आपके मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या रिएक्शन बनती है, वो देखते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास, अभी हम कुछ जनरल ही बात कर रहे हैं, एक एसिड है, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक एसिड है, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या है जनरल इक्वेशन, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब आपने कहा ठीक है मैम, चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है कैसे हाइड्रोजन गैस बनती है, कैसे सॉल्ट बनता है। मान लो आपने एसिड में ले लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और यहाँ पे आपने ले लिया है जिंक। जिंक मेटल है, जिंक आपने ले लिया है। इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन होने पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं। तो प्रोडक्ट क्या बना है, जिंक सल्फेट प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, क्या लिया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने क्या डाल दिया है, जिंक डाल दिया है, और जिंक सल्फेट बन गया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, यानी कि HCl लिया है, उसके अंदर मैंने सोडियम ले ली है, सोडियम डाल दिया है, तो आपके पास क्या बना है, NaCl, 2 लिए हैं मैंने इसके, 2NaCl, क्योंकि
यहाँ पे तभी तो आपके 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। बैलेंस कर दिया इस इक्वेशन को, तो H2 रिलीज हो गया है। सोडियम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैंने लिया है, सोडियम के साथ इसको रिएक्ट कराया है, तो आपके पास 2 NaCl बन गया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। ये सॉल्ट है, ये हाइड्रोजन है। तो ठीक है ना, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ठीक है, पहली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, रिएक्शन कराई है हमने एसिड्स की मेटल के साथ, और जनरल इक्वेशन क्या बनती है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब यहाँ पे ना मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन आ गया है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हमने कह तो दिया है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है? कैसे पता चलेगा? अब आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस है, जो H2 है, वो कलरलेस गैस है ना, कोई कलर नहीं होता उसका, कलरलेस गैस है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है? चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा। नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को, हम पता लगाते हैं हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होगी। बच्चों ये फिगर देख लो, इतनी अच्छी नहीं बनी है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ज़्यादा अच्छी बनी है, मैम की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो फिगर इतनी अच्छी नहीं बनी है, पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपकी एनसीईआरटी की 2.3 एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डिल्यूट H2SO4 एसिड पड़ा है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यानी वो पड़ा हुआ है। हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए हैं, जिंक यानी कि मेटल, जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। अब इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे एडजस्ट किया है, ऐसे फिट किया है, ये आपके पास एक सॉप का सोल्यूशन है। हमने इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे फिट किया हुआ है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसे फिट किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, अब इनके बीच में रिएक्शन होगी, है ना। ये आपके पास H2SO4 था, तो H2SO4 में डिल्यूट H2SO4 था, हमने इसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं, तो आपको क्या मिलेगा, मैंने जैसे आपको बताया है, एसिड प्लस मेटल क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और अभी हम यही पता लगा रहे हैं कि ये सॉल्ट बना ना और ये हाइड्रोजन गैस, हमें यही पता लगा रहे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो इनके बीच में रिएक्शन तो पता है यही बनेगी, रिएक्शन तो चेंज नहीं होगी, रिएक्शन तो यही होगी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन गैस है, ये कलरलेस है, ये ओडरलेस है, दोनों ही क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर, कलरलेस भी है और ओडरलेस भी है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है, सॉल्ट तो बन गया है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई है, तो यहाँ से जब ये इंटरकनेक्टेड है तो कुछ फ्यूम्स उड़ेंगी, यहाँ जाएंगी। अब इस फ्यूम्स में यहाँ पे जब जाएंगी तो ये सोप का सोल्यूशन है, इसके अंदर से बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब हम इन बबल्स के पास एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, इन बबल्स के पास एक बर्निंग कैंडल हम लेके जाएंगे, तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, पॉप ऐसे करके एक साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हम उसी साउंड से हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस। क्यों? पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी और उसकी साउंड से हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो समझ में आया क्या है? अगर आपको नहीं समझ में आता वीडियो को 2 बार देखना है, और अगर आपको बाय वर्ड्स पढ़ना है तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, दोबारा देख लेते हैं फटाफट से। ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट H2SO4 है, ये टेस्ट ट्यूब आपके पास एक सोप सोल्यूशन के साथ इंटरकनेक्ट है,
जुड़ी हुई है आपस में। हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए हैं। जैसे ही हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं, इनके बीच में रिएक्शन हुई है, रिएक्शन होके इनके बीच में सॉल्ट बना है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। उसका पता कैसे चलेगा? जैसे ही ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है, जैसे ही सॉफ्ट सोल्यूशन से बबल्स निकलेंगे, बबल्स के पास हम एक जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे, तो बबल से पास जब हम जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे तो एक पॉप से साउंड जो है प्रोड्यूस होगी। ठीक है, पॉप से साउंड प्रोड्यूस होगी और इसको हम कहते हैं, टेस्ट का नाम यहीं से पड़ जाता है कि जो टेस्ट करेगा हाइड्रोजन को, तो इसका नेम यहीं से पड़ जाता है क्या? पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट। तो क्लियर हुआ? यहाँ से हो ही गया होगा, है ना? अब मेरे को एक बात बता दीजिए, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आता है यहाँ से कि क्या ये हर मेटल के लिए वैलिड करेगा? हर मेटल में सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सभी मेटल के लिए यही जो रूल है यही लागू होगा, मतलब कि यही रूल चलेगा? चलिए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। जी बच्चों, क्या क्वेश्चन है? इज एवरी एसिड और मेटल रिएक्ट्स टू गिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस? क्या हर एक मेटल और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होगी तो हमें सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी? नो, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? चलिए समझते हैं क्यों नहीं होता ऐसा। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि हर एक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ज़रूरी नहीं कि हमें सॉल्ट मिले, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है? ये है रिएक्टिविटी सीरीज़। इसके बारे में हमने अभी थोड़ा बहुत जो है पिछले चैप्टर में पढ़ा, जो आपका चैप्टर फर्स्ट था। अब हम ब्रीफली पूरा अच्छे वाले वे में जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अभी आपको जस्ट समझना है, जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका यूज़ होगा, तो ध्यान से समझ लेना। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग मेटल्स जो हैं लगे हुए हैं सीक्वेंस में। ये सीरीज़ वैसे वर्टिकल फॉर्म में आती है ऐसे, बट मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दी है। इधर से जो आपकी रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर रही है मेटल्स की, और यहाँ से डिक्रीज़ कर रही है। और आपको पता है सीक्वेंस ऐसे नहीं याद होती, मुझे भी नहीं याद होती। तो कई बच्चों ने अपने सॉन्ग्स बनाएंगे, अपना कुछ लिखेंगे, तो मैंने कुछ अपना है लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। काकू नाना चाट मांगे, आलू ज़रा फीके पड़े हैं। तो काकू यानी कि ये आपके पास पोटेशियम, के सिंबल पोटेशियम का, Na से नाना सोडियम, Ca से कैल्शियम यानी कि चार्ट, Mg से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो आप यहाँ से इस एब्रीवेशन से जो है इसे याद रख सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपनी बनाई है तो उससे याद रखें, मेन तो आपको लर्न करना है। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो मेटल्स हैं वो अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है अरेंज हैं। जो ऊपर जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज़ है, और नीचे वाले इनकी डिक्रीज़ कर रही है। अब ये आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना यहाँ पे। अब देख लीजिए, अगर किसी मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, अब मान लो मेरे पास, मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये वाला मार्कर है रेड, ये ब्लू मार्कर है। अब ये ना कुछ ज़्यादा अच्छे वाला चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और ये इतना अच्छा नहीं चल रहा है, इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूँगी, अब मेरे लिए तो इस टाइम ये वाला रिएक्टिव है ना, तो ये क्या करेगा, सॉरी ये वाला रिएक्टिव है ना, तो ये क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा, है ना, इसकी जगह ले लेगा और खुद लग जाएगा कि मैं लिखूंगा बोर्ड पे, अब तू तो अच्छा चल नहीं रहा है। तो ऐसे सिमिलरली जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से जो है डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे, उसे कहेंगे चल अब मैं तेरी सीट पे आने वाला हूँ, अब तू साइड हो यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, ये फेरस सल्फेट है आपके पास, इसकी मैं रिएक्शन करा रही हूँ कॉपर के साथ। अब देखो फेरस कहाँ पे है, ये फेरस है, ये कॉपर है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, बनता है यहाँ से फेरस है ना ज़्यादा कॉपर से। ठीक है, कॉपर फेरस की जगह ले पाएगा क्या, कॉपर फेरस की जगह ले पाएगा, क्यों ले पाएगा,
नहीं ले पाएगा, तो नो रिएक्शन। क्योंकि रीजन क्या है, बिकॉज फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। फेरस जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर में इतना दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि उसको उसकी पोजीशन से हटा पाए। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ जिंक सल्फेट की, मैंने जिंक सल्फेट ले लिया है और इसके अंदर मैंने रिएक्शन कराई है कॉपर की, सॉरी कॉपर की नहीं, फेरस ले लो, यहाँ पे फेरस ले लिया है और रिएक्शन मैंने जिंक की कराई है। अब मेरे को बताओ यहाँ से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ये फेरस है, ठीक है, और ये जिंक है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना, चाहे एक पार्ट एक नंबर ही आगे हो, आगे तो आगे होता है ना। ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, यहाँ से जिंक की है। तो जिंक क्या करेगा, इसको हटा देगा कि चल तू साइड चल, मेरे को तेरी सीट लेनी है। तो यहाँ से ये क्या कर लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और फिर इस बेचारा अकेला रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से मेन मोटिव क्या है आपको समझाने वाला, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे हाइड्रोजन से, अभी मैंने सिर्फ आपको मेटल्स की बात की, अभी मैंने हाइड्रोजन की नहीं ली, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को उसकी जगह से हटा देंगे रिएक्शन में। अगर किसी ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल की और कम रिएक्टिव वाले मेटल की आपस में रिएक्शन होगी तो जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल होंगे वो जीत जाएंगे, वो अपनी पोजीशन जो है दूसरे को पोजीशन से उसको हटा देंगे। समझ में आई ये बात। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन के केस में क्या है, इसे नोट भी करते रहिए यहाँ पे। जी बच्चों देख लीजिए, अब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखते हैं, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा जिंक, ये हाइड्रोजन है ये जिंक है। अब देखो यहाँ से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना हाइड्रोजन से, ज़्यादा रिएक्टिविटी है जिंक की, जिंक ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा वो है, उसमें ज़्यादा ताकत है। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को धक्का मारेगा रिएक्शन की, चल तू बाहर निकल यहाँ से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो समझ में आया। अब यहाँ पे H2SO4 है और ये दे रखा है सिल्वर, ये हाइड्रोजन है, ये सिल्वर है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ से, ऑब्वियस है हाइड्रोजन है ना ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये क्या इसको हटा पाएगा इसकी जगह से, क्या सिल्वर हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, है ना। तो आपको पता चला यहाँ से कि हर एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट नहीं बनाते, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। नहीं हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आपने डाउट ज़रूर मुझे मेंशन करने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब बेसिस आपके पास मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सेम जनरल रिएक्शन वही आएगी। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सेम वही आएगा जनरल इक्वेशन। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक क्या है, मेटल है, ये आपके पास बेस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें हैं तो ये क्या बनाया है, सॉल्ट बनाया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ये क्या है, सोडियम जिंकेट नाम है इसका, सोडियम जिंकेट, ये सॉल्ट है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास ये बना है आपके पास, ठीक है। तो जब मेटल के साथ बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं सेम सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। सिंपल है ये। तो आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसकी रिएक्शन, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कभी कभी। जो नेक्स्ट है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। इन दोनों के साथ रिएक्शन देखते हैं एसिड की। सबसे पहले जनरल देखते हैं, जनरल में हम कैसे लिख सकते हैं मेटल कार्बोनेट्स को हम लिखते हैं MCO3 और मेटल बाइकार्बोनेट्स को हम लिखते हैं MHCO3। अब वैलेंसी क्या है, इसमें साथ में हम इसकी वैलेंसी को भी लिखेंगे दोनों की। अगर हमने वैलेंसी नहीं लिखी तो सब कुछ रॉन्ग गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको वैलेंसी भी लिखनी है। तो ये आपका 9th वाला कंसेप्ट है वैलेंसी वाला।
अब मैं 9th वाले कॉन्सेप्ट पे तो नहीं जाऊंगी, उसके लिए आपको पीछे 9th क्लास में जाके वीडियो देखनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए वैलेंसी आपको लगानी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया आपके पास NaCO3, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि हाँ मैम देखो आपने फॉर्मूला तो बता ही दिया है, आपको सोडियम कार्बोनेट लिखना है, ये मेटल लिख दिया है और यहाँ पे मैंने कार्बोनेट लगा दिया है, तो ये मेरे पास सोडियम कार्बोनेट बन गया है ना, ये मेरे पास सोडियम कार्बोनेट बन गया। क्या ये फॉर्मूला सही है, करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ये आपके पास रॉन्ग है, क्योंकि हमने इसकी वैलेंसी तो साथ में लगाई नहीं है। तो वैलेंसी नहीं लगाई तो जब तक वैलेंसी नहीं लगेगी तब तक ये गलत ही होगा। सोडियम की वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -2, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, तो ये बनेगा Na2CO3। अब ये करेक्ट है, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला करेक्ट है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने इसके अंदर वैलेंसी का यूज़ किया है। तो वैलेंसी का यूज़ ज़रूर करना है, नहीं तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ से? क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं जो मेन है हमारी। इनकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं। जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और जल मिलता है, ठीक है। सिमिलरली जब एसिड्स मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और जल मिलता है। समझ में आई? जनरल रिएक्शंस हैं ये कि क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, HCl के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, जल निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है। सिमिलरली जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, यानी कि एसिड के साथ, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, वाटर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। समझ में आया कि जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सेम केस है सोडियम मेटल बाइकार्बोनेट के लिए, उसमें भी सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ हुई है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? कोई तो टेस्ट होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ जब निकली है पता लगाने के लिए। जैसे पिछली रिएक्शन में हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए उसका टेस्ट था पॉप साउंड टेस्ट, ऐसे ही ऑक्सीजन का भी टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई टेस्ट होगा ना। तो देखते हैं क्या टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। जी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए टेस्ट है जिसका नाम है लाइम वाटर टेस्ट। अब इस टेस्ट में होता क्या है, हमारे पास एक लाइम वाटर है, स्लेट लाइम कह लो, लाइम वाटर कह लो, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं। ये स्लेट लाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें पास कराया है और हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं या कुछ मिल्की अपीयरेंस वाला कुछ हमारे पास एक सॉलिड सा सोल्यूशन बन जाता है। मिल्की अपीयरेंस होती है उसकी और पानी निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इससे हमें पता क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे हम? हमने एक स्लेट लाइम लिया है और केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को गैस पास करवाई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई है। हमारे पास वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बने हैं। प्रेसिपिटेट्स वैसे क्या होता है, जो सोल्यूशन के ऊपर थोड़ा थोड़ा बच जाता है प्रेसिपिटेट्स, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, कुछ वो बच जाता है सॉलिड पार्ट, उसको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बने हैं और मिल्की अपीयरेंस है। और केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है। जब ये मिल्की मिल्की अपीयरेंस आपके पास आ जाएगी ना, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास जो गैस हमने ली थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी, यानी कि जो रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनी है अगर हमें प्रोडक्ट ये मिलता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ से? तो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये टेस्ट को याद रख लेना, कई बार टेस्ट आ जाता है व्हाट इज़ लाइम वाटर टेस्ट, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, उस टेस्ट को बता सकते हो। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ जाता है, रिएक्शन दे दी है आपको, बतानी है, कंप्लीट करनी है। ये लाइम वाटर टेस्ट डायरेक्ट पूछा जाता है, या पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को की प्रेजेंस को बताने के लिए कौन सा टेस्ट है उसको बताइए। तो यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मेरे को बता दीजिए, अभी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें नहीं पता है इसकी क्वांटिटी क्या है। अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एक्सेस में लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, तो क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। जी बच्चों, अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेस में ले लेते हैं, ये आपके पास लाइम वाटर था, ये आपके पास सेम वही है लाइम वाटर, हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में पास कराई है, तो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, पानी में घुल जाता है। और ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। जैसे पहले वाले में मिल्की अपीयरेंस आ रही थी ना, तो ये कलरलेस हो जाता है, यानी कि मिल्की अपीयरेंस क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप लाइम वाटर टेस्ट करते हैं और उस लाइम वाटर टेस्ट को करते हुए अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेस में पास करवा दिया होता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपके पास बनता है, जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, और वो उस जो पहले वाली मिल्की अपीयरेंस आती है उस मिल्की अपीयरेंस को डिसअपीयर कर देता है और कलरलेस बनता है, उसको कोई कलर नहीं होता। तो समझ में आया यहाँ से, जब एक्सेस में पास होती है तो कलरलेस सोल्यूशन बन जाता है आपके पास। तो पूरी रिएक्शन को नोट कर लीजिए साथ में, और ये भी लिख लीजिए नीचे, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस में हो। हाँ जी, अभी तक तो हमने एसिड की रिएक्शन कराई थी मेटल कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। पहले तो मुझे बता दीजिए कि ये रिएक्शन होगी बेसिस और उसके बीच में, होगी या नहीं होगी। अब देखिए, जो मेटल कार्बोनेट्स हैं और मेटल बाइकार्बोनेट्स हैं, ये बेसिक है नेचर में, ये बेसिक है नेचर में, और क्या बेस और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, बेस और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो आप क्या पढ़ोगे, इनके बीच में रिएक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन पढ़ोगे क्या। सो मेटल जो बेसिस है, बेसिस के साथ मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का बेसिक नेचर होता है। जी बच्चों, अभी हमने तक मेटल की रिएक्शन एसिड की मेटल के साथ देखी, बेसिस की देखी है, ठीक है, और मेटल कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स, क्या एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं, अगर करते हैं तो उनके बीच की क्या रिएक्शन बनेगी। मान लो ये एसिड है, ये बेसिस हैं, ये क्या बनाएंगे, ये सॉल्ट बनाएंगे और पानी को, जल को बाहर रिलीज करेंगे। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, जो एसिड और बेसिस के बीच में होती है, कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और डिफाइंड क्या बनती है, व्हेन acids reacts with bases to give salt and water are called neutralization
रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि HCl प्लस NaOH, सॉल्ट बन गया और वाटर आपके पास रिलीज हो गया है यहाँ से। ठीक है, समझ में आया। तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हो, जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनता है और जल निकलता है, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आप उसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं, एसिड और बेस का कोई भी एग्जांपल उठा लेना, उनके बीच में रिएक्शन कराना और आप उसको लिख देना। ठीक है, तो यहाँ से नोट कर लीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है। बच्चों अब रिएक्शन देख रहे हैं हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेसिस के साथ। ठीक है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है ये एसिडिक होती है नेचर में। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये बेसिक है नेचर में, बेसिक है नेचर में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा दी है इसके साथ, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज होता है। ये कुछ रिएक्शन आपके सिमिलर है ना, जो लाइम वाटर टेस्ट हमने किया था उस जैसी है ना, थोड़ी थोड़ी रिएक्शन। अच्छा, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होती है नेचर में, क्या इनका हम टेस्ट एसिड के साथ करा सकते हैं? ये एसिडिक नेचर में एसिड के साथ करा देंगे, कोई रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एसिड एसिड आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। तो नोट कर लीजिए इसे यहाँ से, इस रिएक्शन को। तो हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर ज़रूर बताना है। किसी बच्चे को कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो वो भी अपने डाउट अपने जो है मुझे उसमें कमेंट्स में अपने मेंशन करने हैं कि मैम हमें ये डाउट है, ये नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, सबसे पहले हम उसमें आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो जो है यहीं तक थी। हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेसिस की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अगर आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी से मतलब आपको बाय वर्ड्स पढ़ना है, जो मैंने बताया है आपकी एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन है, इसके बाद अपनी एनसीईआरटी बुक को देखना, उसमें से जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो अभी तक जिस बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की मिल सके। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो उन लिंक पे क्लिक करिए और पिछली वीडियोस को देखिए। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स ज़रूर करना। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए। सो गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।